Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your चैताली मैम। तो जो हमने रिवीजन सीरीज फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने आइसोमेरिज्म IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था, अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज मैं यहाँ पर आपको दो टाइप की जो बॉन्डिंग है वो एक्सप्लेन करूँगी, और नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होगा उसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है दैट इज़ वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है? वर्नर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक किसी कॉम्प्लेक्स को लेकर, कंपाउंड को लेकर, और उन्होंने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में बन सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनता है। इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ें आई, एक तो होता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? वर्नर ने। अब वर्नर ने प्राइमरी वैलेंसी हम किसको कहेंगे? तो प्राइमरी वैलेंसी एक ऐसी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल है। आयनाइजेबल है। अगर मैं कहूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में हम क्या लिखते हैं? एक लिखते हैं हम मेटल, दूसरा लिखते हैं हम लीगेंड, और तीसरा लिखते हैं हम आगे या तो यहाँ पर कोई आयन या फिर दूसरी तरफ। करेक्ट। तो आयनाइजेबल वैलेंसी मतलब क्या हुआ? ऐसे आयन्स जो बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होता है तो वो दो पार्ट में डिसोसिएट होता है। एक तो बनेगा कॉम्प्लेक्स और दूसरा आएगा हमारे पास में कौन सा? ये वाला आयन, ये या ये। तो ये जो आयन्स होते हैं, एक्स जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो आयन्स होते हैं ये अपने एक टेस्ट देते हैं। क्यों टेस्ट देते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो गया? मेटल और लीगेंड ने कॉम्बिनेशन किया, बॉन्डिंग करी, तो उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई। वो इंडिविजुअली किसी भी तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। पर अगर मैं बाहर वाले आयन्स की बात करूँ, ये स्पेक्टेटर आयन की, क्योंकि ये इंडिविजुअल आयन्स हैं और आयनाइजेबल हैं, अलग से आयनाइज हो सकते हैं, इसीलिए ये अपनी अपनी एक टेस्ट देते हैं। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने ये पूरी वर्नर्स थ्योरी दी थी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हुआ? आयनाइजेबल वैलेंसी। एंड सेकेंड पॉइंट लिखा है इट डज नॉट हेल्प इन प्रेडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री। तो कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री तो हमने पहले ही देखा था किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीगेंड्स के ऊपर। लीगेंड कितने हैं? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हो सकता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस पर? लीगेंड पर। दूसरी आती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज। अब सेकेंडरी वैलेंसीज क्या हैं? जो नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल मतलब क्या हुआ? क्या ये लीगेंड्स हुए जो नॉन आयनाइजेबल है? क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल के साथ में। इसीलिए अगर आप देखोगे तो हम लिखते हैं मेटल लीगेंड, ये होगा हमारा एक कॉम्प्लेक्स, और सपोज करो ये है हमारा दूसरा आयन। तो ये जो है लीगेंड जो है हमारा, दिस इज नॉन आयनाइजेबल। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना चुका है ना, इसीलिए ये होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज। अब ये हमें किससे पता चलेगा? तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका हमें पता ही है। फिर इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ये भी हमने देख लिया, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बता सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस था उसकी स्टडी उन्होंने जो करी वो किस टाइप से करी। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में CONH3 6Cl3। इस कॉम्प्लेक्स को देखकर कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको पता चल रहा है कि 6 है। ठीक है। फिर यहाँ देखो प्राइमरी वैलेंसी की बात करी थी, तो प्राइमरी वैलेंसी हमने किसको कहा था? जो आयोनाइजेबल आयन्स है उनको कहा था। तो आयोनाइजेबल आयन्स यहाँ पर क्या है? क्लोरीन है, और क्योंकि 3 क्लोरीन के एटम हैं इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी हमारी 3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी को अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको दिखाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ हमने मेंशन कर रखा है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी हमारी क्या हो जाएगी? 6। करेक्ट। अब देखिए जैसे ये जो इस टाइप के सॉल्ट्स हैं जो उन्होंने वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उनको क्या मिला? COCl3 डॉट 6NH3। अब इसकी रिएक्शन उन्होंने करवाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ। क्यों सिल्वर नाइट्रेट के साथ? तो यहाँ देखो मैंने अभी बताया कि प्राइमरी वैलेंसी में अपने अपने आयन्स टूट जाते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे टूटेगा? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसे टूटेगा? एक होगा हमारे पास में CONH3 6
प्लस और साथ में 3Cl माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन है जिनकी अब हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो क्लोराइड आयन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो जितने आपके पास में क्लोरीन एटम है, सपोज करो 3 क्लोरीन है यहाँ पर, तो सिल्वर नाइट्रेट हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे? 3, क्योंकि उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। और हमारे पास मोल्स कितने बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के? 3। तो इस टाइप से आपके पास में अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिले। तो जैसे COCl3.6NH3 में हमारे पास में हमने उसको कैसे अरेंज किया? 6NH3 को हमने रखा लीगेंड और Cl3 को रखा बाहर, उसकी हमने टेस्ट लगाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, COCl3.5NH3। क्या यहाँ पर एक अमोनिया कम हो गया है? अमोनिया एक कम हो गया है। इसका मतलब पहले जो हमने करा था कोऑर्डिनेशन नंबर रखा था 6, क्या यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब बोल रहे हैं कि अमोनिया 5 ही है, तो हमने 5 अमोनिया तो अंदर ले लिया, पर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है तो एक जो क्लोरीन बाहर था, 3 क्लोरीन थे बाहर, उस एक क्लोरीन को आप अंदर ले आएंगे। तो क्या यहाँ पर अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन है? 5 अमोनिया के और 1 क्लोरीन का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6 मेंटेन्ड है। पर वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूँ कि अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, तो ये देखिए, क्या यहाँ पर मुझे 2 क्लोरीन एटम मिलेंगे? इसका मतलब 2 Cl माइनस मिलेंगे। उनको रिक्वायर्ड होगा कितना? 2 सिल्वर नाइट्रेट, और प्रेसिपिटेट कितने बनेंगे? 2 AgCl। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो COCl3 4NH3। अगर अब इसका कॉम्प्लेक्स मुझे बनाना हो तो मैं कैसे लिखूँगी? अगेन रिमेंबर, हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सबसे पहले कोबाल्ट लिखा, उसके बाद अमोनिया कितने हैं? 4 है। 6 करने के लिए क्या 2 क्लोरीन चाहिए मुझे अंदर और 1 क्लोरीन बाहर, ठीक है। अगर अब मैं इसकी रिएक्शन पूछूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 क्लोरीन ही आयनाइजेबल है, तो 1 Cl माइनस प्लस 1 AgNO3 फॉर्म्स 1 AgCl, एक ही प्रेसिपिटेट मिलेगा। पर यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है, एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, कंडीशन तो नहीं, एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या यहाँ पर हमें 2 आइसोमर मिलेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कलर 2 अलग अलग मिलते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, सिस का कलर अलग और ट्रांस का कलर अलग। पर अगर आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन पूछेंगे तो एक ही मिलेगा, हमें सेम कंपाउंड मिलेगा 1 AgCl। क्यों? क्योंकि बाहर का जो क्लोरीन है वो तो दोनों में ही सेम है। सिस और ट्रांस आइसोमर हमें कहाँ मिलता है? इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम COCl3.3NH3। अगर अभी इसका मुझे कॉम्प्लेक्स लिखना हो तो CO, अब अमोनिया मेरे पास आ गए 3, और फिर मैं लिख रही हूँ क्योंकि अब मुझे वापस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो क्या तीनों क्लोरीन को मैं अंदर लिख दूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर कोई क्लोरीन है जो बाहर प्रेजेंट है? कोई भी क्लोरीन नहीं है, इसका मतलब क्या यहाँ पर ये 0 है, 0 क्लोरीन। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो क्या मुझे AgNO3 के साथ में कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या? क्योंकि कोई क्लोरीन आयोनाइजेबल नहीं है, इसीलिए नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। तो इससे हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन पता चले कि कोई भी कंपाउंड अलग अलग कॉम्बिनेशन में कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ना पास्ट ईयर्स में आए हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइचोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट कॉम्प्लेक्सेस। 6NH3 गिवन है, 5NH3 गिवन है और 4NH3 गिवन है। अभी हमने देखा कैसे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेट करो और फिर क्लोरीन की रिएक्शन आप देखोगे। अगर मैं 6 की बात कर रही हूँ, COCl3 6NH3, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेट होगा। क्यों?
ये होगा हमारा NH3 6 और उसका कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे ऐसे। इसका मतलब 3 क्लोरीन है तो क्या 3 AgCl बनेंगे और 3 ही AgNO3 रिक्वायर्ड है। वैसे ही नेक्स्ट 5NH3, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ CONH3 5 और एक Cl2, तो 2 AgCl बनेंगे। और अगर 4 की बात कर रहे हैं तो Cl2 और एक Cl, इसका मतलब 1 AgCl इज प्रेसिपिटेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म्स सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया। अब क्या पूछा है, कोबाल्ट 3 डायरेक्टली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है बहुत सारे। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो हम नॉट गिव क्या होगा, अगर कोई ऐसा आयन है जिसके अंदर हमारे पास में बाहर क्लोरीन नहीं है तो इसका मतलब वो टेस्ट नहीं देगा ना। तो हमने पढ़ा था अभी COCNH3 होल थ्राइस और Cl3 होल थ्राइस। क्या यहाँ पर कोई क्लोरीन बाहर है, क्योंकि कोई क्लोरीन बाहर नहीं है इसलिए ये कोई टेस्ट नहीं देगा, नो टेस्ट, नो प्रेसिपिटेट, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ी है, एग्जैक्टली थोड़ा सा सेम ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की, कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स में। तो हमने 2 तरीके बताए थे, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हो सकता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो हमारे पास में क्या बन सकता है D2sp3 या sp3d2, जो आपको देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक हम किस में कहते हैं कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक मतलब क्या, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वहाँ पर। फिर तीसरा आता है शेप, तो जैसे ही आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा आप उसका शेप भी बता सकते हैं। टेट्राहेड्रल में sp3, स्क्वायर प्लेनर में dsp2, ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 या d2sp3, दोनों हो सकते हैं। और चौथा होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब पैरामैग्नेटिक जो भी स्पीशीज़ होगी उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो आप निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अभी एक ट्रिक बताऊंगी कि आप इजीली विद इन सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी है कि फॉर जनरल सॉल्विंग, बहुत जनरल है कि कहीं पर भी हम पढ़ते हैं मेटल है और लीगेंड है, तो आपने कई बार देखा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेंशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड या वीक फील्ड लीगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या होती है, क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को कॉज कर सकते हैं। फील्ड ज़्यादा इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल बहुत बेसिक सी ट्रिक बताती हूँ कि जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स पढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कहीं पर कार्बन नाइट्रोजन के लीगेंड है, कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लीगेंड है, तो ये वाले लीगेंड होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड।
ठीक है। और अगर कहीं पर हमारे लिगेंड क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन के साथ में बने हुए हैं, तो ये है हमारे वीक फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या है, क्योंकि ये वीक फील्ड है, ये पेयरिंग कॉज नहीं करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने पहले लिया NiCl4। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है, सबसे पहले मेटल को देखो, मेटल का क्या लिखो, मेटल का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल है यहाँ पर मेटल, तो निकल का 3D8 4s2। फिर हम देखेंगे कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालना हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्स अज्यूम करेंगे मेटल को, और लीगेंड अगर एनायन है तो वहाँ से हम उसका चार्ज लेंगे, और टोटल आयन जो भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो हम उसका टोटल मान लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आई निकल की +2। तो अगर मैं निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो क्या होगा, 3D8। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल से चले गए। तो अगर इसका आपको रिप्रेजेंटेशन बोला जाए तो क्या होगा, 3D8 ऐसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो क्या यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि अब हम आएंगे लीगेंड पर। लीगेंड क्या, यहाँ पर लीगेंड हमारा हेलोजन है, Cl4 इज हेलोजन। तो हेलोजन्स हमारे क्या होते हैं, वीक फील्ड लीगेंड। क्योंकि ये वीक फील्ड लीगेंड है तो क्या ये पेयरिंग कराएगा, तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा, इसका मतलब इनको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो क्लोरीन एटम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर sp3, बचे हुए s और p में जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एटम ने s और 3p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाया है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसको लिखने का तरीका, हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाएगा तो क्या, sp3, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। अब मैग्नेटिक नेचर पूछा जाए तो क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दिख रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इसका मतलब क्या ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का ट्रिक अब देखो, अगर कहीं पर भी पैरामैग्नेटिक आ जाता है तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 0.75 ऐड कर देना है। तो ये जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी ये आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। तो जैसे यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इसको करेंगे तो इट विल बी 2.75 बोहर मैग्नेटॉन। तो ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होगी पर उसके कहीं ना कहीं जो एक्चुअल वैल्यू है उसके नियरेस्ट होगी। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ तो NiCN4 लिया तो फर्स्ट स्टेप मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर निकल है तो 3D8 है। अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर लीगेंड कार्बन और नाइट्रोजन है, और कार्बन और नाइट्रोजन हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अभी बताया था ऑक्सीजन और हेलोजन आ जाता है तो वीक फील्ड लीगेंड, और कार्बन नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, इसका मतलब क्या, ये पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 3D8 आप पहले ऐसे लिखते, 3D8 होता तो, पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग। पेयरिंग होने के कारण एक d ऑर्बिटल हमारा खाली हो गया, तो इसीलिए अब यहाँ पर हम कैसे बनेंगे, साइनाइड यहाँ पर आएगा CN 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 एंड CN। तो दिस इज़ हाउ। अब इसका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे, DsP2। शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक नेचर, क्या यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब डायामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं होगा। वैसे ही अभी देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पे फोकस करते हैं, CONH3 3+। पहला स्टेप मेटल का कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्फ़िगरेशन 3D6 है। फिर देखो लीगेंड, क्या यहाँ पर लीगेंड नाइट्रोजन के साथ में है, अमोनिया है, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इसका मतलब पेयरिंग होगी।
ठीक है, पेयरिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनकी पेयरिंग करा दो। ये हो गई हमारी पेयरिंग। ठीक है, अब आएगा हमारा अमोनिया। तो अमोनिया कहाँ कहाँ जाएगा, NH3, जो जो खाली ऑर्बिटल है वहाँ जाएगा। और कितने अमोनिया हैं, 6 अमोनिया है, उस हिसाब से हमें फिलिंग करनी है। तो ये हो गए 6 अमोनिया, ऐसे फिल होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। अब इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल है ये अंदर वाला है। कौन सा, N-1d है, इसीलिए इसको इनर ऑर्बिटल कहा। अगर Nd ऑर्बिटल हम यूज़ करते तो उसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो वापस हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, D2sp3 है। शेप क्या हो गया, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। मैग्नेटिक नेचर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो COF6। सबसे पहले मेटल देखो, मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 है। फिर हम देखेंगे लीगेंड। फ्लोरीन हेलोजन है तो इसका मतलब वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड मतलब नो पेयरिंग। तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले हमारे अनपेयर्ड रहेंगे। ऐसा कैसे, कोई पेयरिंग नहीं होगी। अब तो फिर हमारे 6 फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, अभी तो हमारे पास सिर्फ ये वाले ऑर्बिटल खाली हैं, 1 2 3 और 4, हमें 2 और चाहिए फ्लोरीन के लिए। तब आता है हमारा कौन सा, आउटर वाला d ऑर्बिटल। तो ये आउटर d ऑर्बिटल कौन सा है, Nd वाला, क्योंकि वहाँ पर पहले हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, N-1 कर रहे थे, इसलिए उसको कहा था इनर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर d ऑर्बिटल कौन सा यूज़ हो रहा है, आउटर वाला, इसीलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये फ्लोरीन यहाँ पर ऐसे आएंगे। और क्योंकि बाहर वाला हमारे पास में यूज़ हुआ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। लिखने का तरीका भी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो क्या हो गया, sp3d2। शेप अगेन ऑक्टाहेड्रल। अगर मैग्नेटिक नेचर पूछूँ तो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट इज़ पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करो, 4 + 0.75, 4.75। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक मोमेंट की तो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, √n+2, √n×n+2। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 4 × 4 + 2, दैट मीन्स √24। 24 मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 5 से कम आना चाहिए। क्यों, √25 5 होता है, तो आंसर 5 से कुछ ना कुछ कम आएगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4.75। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की ट्रिक यूज़ कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। फिर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए भी आपको ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ कर पा रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी के साथ में शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।